हेलो दोस्तों, हमारे लक्की एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजू शर्मा साइंस यानी केमिस्ट्री के बेसिक्स लेकर एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आज हम पढ़ेंगे कुछ बंद के बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे और उनको समझने से पहले हम समझेंगे लुईस डॉट सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हम देखेंगे लुईस बिंदु संरचना। कल हमने भिन्न भिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों एवं उपकोशों के आधार पर भरना समझा था। किस प्रकार से हम किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कल हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। आज हम बंधों के बारे में जानकारी लेने से पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझेंगे, लेकिन बंध के बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपके लिए दे देता हूँ। किसी अणु में उपस्थित परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। ये बंध तीन प्रकार का हो सकता है: आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध एवं उप सहसंयोजक बंध। ये तीनों ही 9th के टॉपिक हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैश करेंगे आपको 10th में। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। थोड़ा और बता देता हूँ। आयनिक बंध जो होता है, आ से आयनिक, आ से आदान प्रदान। जब धन एवं ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनके मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, उस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। अभी के लिए केवल इतना समझिए, आगे हम जब एग्जाम्पल से समझाएंगे। उसके अलावा सहसंयोजक जो बंध होता है, उसमें क्या होता है? दो ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा हो जाता है। सा से साझा, सा से सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध की एक अलग दशा है। उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु द्वारा दूसरे को दिए जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दिए जाते हैं। वो एक अलग कंडीशन है। उस बात को समझने से पहले या उस टॉपिक को समझने से पहले हम लुईस बिंदु संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। लुईस बिंदु संरचना क्या किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोल देते हैं। लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए लुईस बिंदु संरचना कह लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो क्या होता है? किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में, कल मैंने आपको बता दिया था अंतिम कोश, जैसे संयोजकता कोश भी कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट की सहायता से, बिंदु की सहायता से निरूपित करना, प्रदर्शित करना, दर्शाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे? देखिए, इसको समझने से पहले वो आप इसको जब ही समझा सकता है जब आपको मुंह जवानी सीधा ही मैं बोलूं सोडियम, तुम बोलो 281, दिमाग में आना चाहिए 281। बोलो क्लोरीन 287। इस तरह से जो भी एलिमेंट बोला जाए, तत्व बोला जाए, उसका परमाणु क्रमांक क्लिक करना चाहिए दिमाग में और सीधा ही आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसको निरूपित करना इलेक्ट्रॉन के द्वारा या डॉट के द्वारा बोलते हैं, डॉट के द्वारा निरूपित करना, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मान लो किसी ने बोला सोडियम, सोडियम, अब आपको मालूम है सोडियम आते ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 और उपकोश के आधार पर 1s2 2s2 2p6 और 3s1। लेकिन उसको छोड़िए, अभी फिलहाल आप कोश के आधार पर देखिए 281, तो लास्ट में आ गया 1, तो तुरंत ही इसके लिए आपको पूछे सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखाइए, कोई बात नहीं, लो है नहीं, और ऊपर एक डॉट लगा दिया, बन गया। किसने पूछा भाई क्लोरीन का बना के दिखाओ, तो कर दो। क्लोरीन आती 17 आना चाहिए, 2 8 7, लास्ट में कितना है? 7 है, 7 है, तो क्लोरीन लिख के और 7
और किस तरह से करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, किसी दिशा में चल सकते हो। 1 ऐसा नहीं करना कि 7 एक जगह लगा दिए, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, या फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको लगाना है। किसी के ऊपर भी इस तरह से निरूपित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हमारे कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों को व्यक्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कौन कौन से के तत्व सामान्यतः शामिल होते हैं, वो देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एक्स। एक्स का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन क्या होता है, हेलोजन का मतलब आप समझिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को ही बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन का वैसे मतलब होता है लवण बनाने वाले तत्व, ऐसे तत्व जो लवण बना देते हैं, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हमें निकालना है तो कार्बन, कार्बन अपने आप दिमाग में आना चाहिए, कार्बन, कार्बन कौन से नंबर पे आता है, 6 पे। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कार्बन, कार्बन को ही घुमा दो और ज्यादा, लो कार्बन कौन से नंबर पे आ गया, 6 पे आ गया। कोई पूछे ऑक्सीजन कितने पे, एक और ऑक्सीजन लगा दो, 8 नंबर पे आता है। कोई बोले सल्फर कितने पे, एस फॉर सल्फर, एस फॉर 16, तो 16 पे आता है। कोई बोले फास्फोरस, पी फॉर 15, पी फॉर 15, ठीक है, 15, तो पी से चालू, सॉरी 15, ऐसे करके हम कुछ तत्वों की तो याद कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यदि हमें मालूम है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद होना चाहिए आपको। कार्बन 6 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, हाइड्रोजन 1 पे आता है तो 1 है, ऑक्सीजन 8 पे आता है 2 6, नाइट्रोजन 7 पे आता है 2 5 है। और ये सभी हाइड्रोजन जो होते हैं जितने भी नंबर पे आए, लेकिन इनके लास्ट में कितना आएगा, फ्लोरीन तो 9 है तो 2 7, ये होता है 17 तो 2 8 7, यानी कहने का मतलब इनके लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये सभी चीजें, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें कौन सा चाहिए, केवल लास्ट वाला। तो इसका लास्ट 4 है, इसका तो यही है, इसका लास्ट कितना है 6, इसका लास्ट कितना है 5, और इनका लास्ट कितना है 7। तो कहने का मतलब इनका अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो कार्बन की कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट कोश में, अंतिम कोश में 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है 1, तो 1 कहीं भी लगा दीजिए 1। ऑक्सीजन कितने 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं भी लगा दीजिए। नाइट्रोजन के 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आराम से बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको 2 चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो ऐसे आ रहे होंगे, जोड़े में दिख रहे होंगे, जोड़े जोड़े में, और कुछ ऐसे दिख हों अकेले पड़े हैं भाई साहब, ये भाई साहब अकेला पड़ा, ये अकेला पड़ा, ये अकेला पड़ा, ये अकेला पड़ा, ये अकेला, ये जोड़े में, यानी ये दोनों ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, पति पत्नी है, जोड़े में ये कुंवारे घूम रहे, ये देखो ये कुंवारा घूम रहा है, ये कुंवारा है, ये कुंवारा है, इनकी शादी ही नहीं हुई। इसमें से देखिए ऑक्सीजन के पास 2 तो ऐसे हैं जो भाई शादीशुदा हैं, 2 ऐसे कुंवारे घूम रहे। हाइड्रोजन के पास 1 ही है, वो भी कुंवारा है। कार्बन के पास तो 4 है भाई, चारों के चारों कुंवारे हैं, अब इनकी शादी कराओ। तो ध्यान रखो, इनको जो कुंवारे पड़े हुए हैं, तो जो कुंवारे पड़े हुए हैं इनको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और वे इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में हैं, जोड़े में, उनको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो जोड़े में रह रहे हैं युग्मित, और जो जोड़े में, आ का मतलब नहीं, जो युग्म में नहीं है, इनको वैसे बोल देते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन पेयर, शॉर्ट में लिखते हैं एलपी। युग्मित इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर, जिसको हम बोलते हैं बीपी। ये बीपी ब्लड प्रेशर वाला नहीं है, बॉन्ड पेयर। अब सुनो भाई,
अब आपको यहाँ से देखो कितनी चीजें क्लियर होंगी, आपको मजा आने वाला है बहुत जबरदस्त। क्या मजा आने वाला है, देखो अयुग्मित और युग्मित का खेल ये खत्म हुआ। अब यहाँ से देखो क्या दिखता है आपके लिए, कार्बन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, मैं यहाँ लिख रहा हूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं केवल, ये मत सोचना ये तो युग्मित है। नाइट्रोजन के पास कितने, 1 2 3। अब यहाँ हेलोजन पे, हेलोजन का चलो मान लो फ्लोरीन मान लेता हूँ, फ्लोरीन लास्ट में कितना चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना 1, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1। तो ध्यान रखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितना अच्छा तरीका है। किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों को अगर आपने दर्शा दिया, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शा दिया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और उनमें से जो अकेले रह जाते हैं, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उस तत्व की संयोजकता होगी। संयोजकता याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। कार्बन के अंतिम कोश, कार्बन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 तो संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन का 3, फ्लोरीन का 1। तो ये संयोजकता इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता के बराबर होती है, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब इनको युग्मन करना पड़ता है, इन्हें अपने साथी की तलाश होती है। ये चाहता है कि यार मैं अकेला पड़ा हूँ, मेरे लिए कोई दूसरा साथी आए तो मैं भी उसी तरह हो जाऊं, जोड़ा बना लूं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। जो बंध बनाएंगे दूसरे के साथ वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा। संयोजकता किसे कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। संयोजकता किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु के संयोग करने की क्षमता। अब कार्बन का परमाणु है, बताओ कितनी जगह से संयोग कर सकता है, 1 2 3 4 से कर सकता है, तो संयोजकता 4। हाइड्रोजन कितनी, एक ही जगह उसके पास है संयोग करने के लिए। ऑक्सीजन के पास ये नहीं है भाई, यहाँ नहीं करेगा, ये तो पेयर है, यहाँ से करेगा यहाँ से करेगा, तो 2 जगह है उसके पास, तो इसका मतलब संयोजकता कितनी हो गई, 2। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 जगह है, तो ये इसकी शादी कराएंगे किसी और से, इसकी कराएंगे, इसकी कराएंगे। कोई जरूर नहीं है ये पैटर्न हो कि ऐसा ही हो, नहीं, इनको कैसे घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन पे ऐसे लिखेंगे ना, ऑक्सीजन पे ऐसे कर लो और 2 को यहाँ रख दो, किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं इनको, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए कितने अयुग्मित और कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इनके आधार पर आप आसानी से देखो बहुत सारे अणुओं की संरचना और उनके संरचना सूत्र को हम समझ सकते हैं, ठीक है। और हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं बंध के प्रकार पे। पहला बंध है आयनिक या विद्युत संयोजक बंध। तो आयनिक बंध कब बनता है, ये क्या होता है, धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाला जो बंध होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने से बनने वाला जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। और जिन यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें बोलते हैं आयनिक यौगिक, ठीक है। इसकी खूबी क्या होती है, इसमें पहला ये धातु और अधातु इन दोनों के मध्य ही बनता है, धातु और अधातु जोड़े होंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल यदि हम दें, सोडियम क्लोराइड NaCl, और एग्जाम्पल लीजिए MgCl2, और दीजिए CaO, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, AlCl3, ऐसे काफ़ी है, ठीक है, MgO वगैरह। NaCl तो यहाँ देखेंगे Na क्या है, यहाँ पर धातु, Cl क्या है, अधातु। अब इनको क्या है, देखो ये रहा, ये सभी मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख धातुएं जो जनरली काम में आती हैं वो धातु मैंने यहाँ लिख दी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम यानी सिल्वर, और औरम यानी गोल्ड, सोना। ये वाली धातुएं हो गई जिनको धन विद्युत तत्व भी बोलते हैं। ऋण विद्युत तत्व अर्थात अधातु यहाँ पे हो गई, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जो प्रमुख हैं वो मैंने लिख दिया। तो खूबी होती है Na, देखो Na कहाँ आ रहा है, ये रहा। Cl कहाँ है, Cl यहाँ अधातु कैसे हुआ, देखो Cl इसमें आ रहा है, ये रहा। तो NaCl, इन दोनों से मिलकर जो यौगिक बना NaCl, ये कैसा यौगिक होगा, आयनिक यौगिक, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बंध होगा। वो आयनिक बंध कैसे होगा वो हम समझेंगे अभी। MgCl2 या देखेंगे। मैग्नीशियम क्या है, Mg क्या है, देखो मैग्नीशियम धातु हो गई। Cl क्या है, देखो Cl अभी देखा था, अधातु। कैल्शियम क्या है, देखो यहाँ पर कैल्शियम धातु। ऑक्सीजन क्या हो गई, देखो ऑक्सीजन अधातु। तो इस प्रकार से एक ऐसा यौगिक है जिसमें एक तत्व हो गया धातु और दूसरा तत्व क्या हो गया, अधातु। तो इसका मतलब ये एक आयनिक यौगिक है और इसके अंदर बंध कौन से उपस्थित होगा, इन तीनों के अंदर आयनिक बंध। आयनिक बंध को यदि हम समझें, सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि हम समझें तो याद आना चाहिए, सोडियम 11, 2, 8, 1, लास्ट में कितना, एक हमें इसके क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन। उसके अलावा आप क्लोरीन पे आइए। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, क्लोरीन 17 पे। 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, तो लास्ट में कितना गया, 7। तो 7 को डॉट के रूप में दर्शाइए। अब सोडियम क्लोरीन को एक दूसरे से अलग करने के लिए इसके लिए डॉट लगा दिया, तो उसके लिए क्रॉस लगा लो, या दोनों के लिए डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं इसलिए अलग तरीके से, तो उसके लिए क्रॉस लगा देते हैं। 1, 2, नहीं तो डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7। अब होगा क्या, धातुओं की विशेषता होती है, धातु और अधातुओं की क्या विशेषता होती है, देखिए धातुओं की प्रमुख विशेषता होती है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर और क्या बना लेते हैं, धन आयन। इनके सामान्यतः इनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे ही तत्व धातु बनने की क्षमता रखते हैं जिनके अंतिम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हुए। धातुओं की खूबियाँ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके अंतिम कोश में। अधातुओं की खूबी होती है इनके अंतिम कोश में 5, 6, 7 में से कोई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो धातु की क्या खूबी है, इनके अंतिम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, दे देते हैं दूसरे के लिए, दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अधातु जो होते हैं उनको कैच कर लेते हैं। मान लो धातु के लास्ट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अधातु के लास्ट में कितना होगा, 7, जिससे वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और अपना अष्टक पूर्ण कर ले। अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके अपना विन्यास निकटतम अक्रिय गैस के समान कर ले। ये खूबी होती है अधातुओं की। अगर इसके कोई धातु होता उसके लास्ट अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो गारंटेड है अधातु के में 5 होते, तो 3 को वो कैच करके 8 कर ले। 2 होते तो उसके में 6 होते, तो 8। इस तरह से 1, 2, 3 हुआ तो वहाँ पे अगर इसको काउंटर बैक करें हम, 1 होता है तो यहाँ होता 7। जैसे खुद ही देख लीजिए, सोडियम की लास्ट में कितना है, 1। क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं, 7। तो खूबी होती है धातु हमेशा देता है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, किसके लिए, अधातु के लिए। और आपको मैंने बताया भी था परमाणु के अंदर केवल आने जाने वाला एक ही अब परमाणुवीय कण होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पड़े होते हैं नाभिक के अंदर, इलेक्ट्रॉन ही आ जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन के आने जाने से ही बहुत तरह के उनके बंध बन जाते हैं, ठीक है, यह साझा करने से। अब देखिए सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सोडियम जो होगा ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसके लिए दे देगा। अब सोडियम जो होगा ये Na, ये तो चेंज हो जाएगा Na। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश, प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, कितना, 1, तो 1 ही बार प्लस आ जाएगा इसके ऊपर। अब यहाँ लीजिए क्लोरीन के खुद के तो 7 थे, 1, 2, मैं ऐसे लिख रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं ना, 6, 7,
7 तो अपने ऐसे थे, लेकिन एक बिंदु आया यहाँ पे डॉट आया है तो डॉट को यहाँ लगा दो। अब इसके पास कितना आया है, 1 आया है, तो इसलिए एक ही बार माइनस आवेश आ जाएगा। जो लेता है उस, जो मांगता रहता है वो भिखमंगा होता है, वो ऋणी होता है। लेता है वो मांग रहा है भाई भिख, ठीक है, तो वो ऋणी है, उस पर कर्ज चढ़ रहा है। और जो दे रहा है तू भी ले जा, तू भी ले जा, वो है पॉजिटिव, उस पर बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा है, जिसके पास पैसा है वही दे सकता है। अब यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो धातु होते हैं विद्युत धनी हैं, खूब इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तू भी ले जा, तू भी ले जा। अधातु भिखमंगे की तरह घूमते हैं भाई साहब, तो वो क्या है, वो मांगते हैं। तो धातु जनरली अधातुओं को आसानी से ले भाई तू ले ले, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ देखिए इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, इसलिए सोडियम के ऊपर प्लस आ गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लिया है तो इस पर माइनस आएगा, कितना लिया है उतना ही माइनस आएगा। कितना लिया था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही बार माइनस, ठीक है। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या हम ये बोलते हैं Na प्लस और Cl माइनस, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, एक, हालांकि उसको ऐसे व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। उस आकर्षण बल को ही क्या बोल देंगे, आयनिक बंध। तो ये आयनिक बंध का कुछ बेसिक्स, ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, और नहीं तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कौन से नंबर पर आता है, 12 पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, लास्ट में कितना है 2, तो उसके सिर पर कितनी बिंदी आएंगी, 2, तो Mg, तो एक इधर एक इधर, कहीं भी लगा दो, इससे कोई मतलब नहीं होता। क्लोरीन कितने हैं, कौन से नंबर पे आता है क्लोरीन, मालूम होना चाहिए, 17, 2, 8, 7, ठीक है। तो क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन, अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन कितने टाइम्स आया, कितनी बार आया क्लोरीन, क्लोरीन तो 2 बार आया है, तो 2 बार क्लोरीन बनाओ, या तो ये तरीका है 2 बार क्लोरीन बनाओ, या एक ही बार क्लोरीन बनाकर और एक ही बार क्लोरीन बनाकर उसके आगे 2 लगा दो। हम इस तरह से पढ़ेंगे, देखिए कि दोनों क्लोरीन को लेके चल रहे हैं, जो कैसे, या दोबारा से कर रहा हूँ। मैग्नीशियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में बता रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसी तरफ ही आपको इलेक्ट्रॉन लगाना है क्लोरीन का। देखो क्लोरीन के अंतिम कोश में अभी अभी हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, क्योंकि क्लोरीन आता है 17वें नंबर पे, तो अंतिम कोश में 7, तो 7 को हम प्रदर्शित करेंगे। और इस तरह से प्रदर्शित करना है कि क्लोरीन के पास देखो, खुद देखो, क्लोरीन के पास ऐसा होता है 1 2 3 4, हालांकि ऐसे नहीं लिखते, ऐसे। तो ये शादी हो रही है इनकी, इनकी शादी हो रही है, इनकी शादी हो रही है, बच्चा कौन, एक ही तो बच्चा ये, तो यही शादी करने आएगा इससे, तो उसी हिसाब से जो कि जोड़ा बनाएगा। उसका अकेला पड़ा है तो उसे अकेला चाहिए भाई, सिंगल जो होगा उसे सिंगल चाहिए। ऐसे कभी थोड़ी होता है कि कोई एक लड़का है और किसी दो, मतलब एक फैमिली है, एक दंपत्ति है, पति पत्नी है, उन दोनों से शादी कर ले, ऐसा थोड़ी होता है। ये अकेला है तो उधर से भी एक अकेला होना चाहिए, तो यहाँ पर ये अकेला पड़ा है तो इससे ये क्लोरीन करेगा अपने अकेले वाले की शादी, यहाँ ये अकेला पड़ा है तो ये क्लोरीन करेगा अपने अकेले लड़के की शादी, लड़के लड़की कुछ भी समझिए। तो देखिए उसी हिसाब से हमें जमाना है कि इधर की साइड अकेला आना चाहिए। क्लोरीन का एक साइड में 7 देखो, लास्ट में कितने होते हैं 7, एक साइड में इधर की साइड 1 रख लो, अब बचे कुछ 6 को इधर रख लो, 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाना चाहिए एक, इसके सामने इसका 1 आ जाना चाहिए। अब बचे कुछ 6 को लगा लो यहाँ पर, आपस में शादी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान रखो, हालांकि ये हमने यहाँ लगा दिया है, अब होता क्या है, धातु जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, अभी अभी हमने देखा था। तो ये सोडियम, ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा देगा अपना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पहुंचा देगा। तो इस मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, इस अकेले मैग्नीशियम, इसके 2 लड़के थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो दोनों लड़के, एक इधर भेज दिया, एक इधर को बारात भेजी, एक इधर को भेजी, यानी अपना लड़का उधर भेजा, इधर भेजा,
तो मैग्नीशियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए, दे दिए, कितने दे दिए, एक इधर से 2, तो इसके ऊपर आवेश आ गया 2। अब हम बात कर रहे हैं किसी एक क्लोरीन को उठा लो, जो एक क्लोरीन के साथ हो रहा होगा वही दूसरे के साथ हो रहा है। तो इस क्लोरीन, इसको देखिए, इस क्लोरीन को देखो, इस तरह से इसकी संरचना थी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी ऐसी थी, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना पहुंचा, 1। यहां 2 मत कर देना, क्योंकि हम किसी एक क्लोरीन की बात कर रहे हैं, या तो इसकी या फिर इसकी, किसी एक की बात कर रहे हैं, एक को छुपा रहे हैं। तो इसकी हम यदि बात कर रहे हैं तो इसके पास तो अकेले के पास कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1, क्योंकि इसका एक ही बेटा था या बेटी थी, उसके पास एक ही तो आएगा, 1 आया। तो इसने लिया कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1, तो इसके ऊपर आ जाएगा -1। अब खुद देखो ऐसे टोटल कितने, ऐसे क्लोरीन टोटल कितने हैं, एक ये रहा, तो आगे लगा देंगे 2। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनिक बंध को हम समझ सकते हैं CaO की। आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। इसके बाद सह संयोजक बंध पे हम चलेंगे, तब तक आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं हम सह संयोजक बंध पर। सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध जो होता है ये कैसे बनता है, देखिए। इससे पहले हमने आयनिक बंध देखा था, वो धन विद्युतीय एवं ऋण विद्युतीय, धातु और अधातु, उन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना था। ये बंध कैसे बनता है, 2 ऋण विद्युतीय। इसका मतलब 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्वों, ऐसे बोल सकते हैं। 2 ऋण विद्युतीय तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप बनने वाला आबंध या बंध क्या कहलाता है, सह संयोजक बंध। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, पार्टनरशिप होती है इसमें सह संयोजक बंध में। खूबी है, ये हमेशा बनेगा अधातु और अधातु के मध्य, अधातु और अधातु के मध्य बनेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि धातु आ जाए, नहीं, और धातु और धातु के मध्य कोई वैसा बंध बनता नहीं है, अधातु और अधातु के मध्य। और देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, H2, Cl2, F2, हम बात कर रहे हैं H2O, H2S, CH4, CH3, Cl, CH, Cl3, CCl4, ऐसे बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। तो इन सभी, ये अणु हो सकते हैं, इन सभी के अंदर कौन सा बंध होगा, बंध होगा सह संयोजक बंध। कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका बहुत आसान है। ये सभी अधातु हैं। अगर कोई भी यौगिक इनमें से किसी तत्व से मिलके बना है या एक या अनेक से तत्वों से मिलके बना है, तो अपने आप समझ जाइए वो यौगिक होगा, वो सह संयोजक यौगिक होगा। उसके अंदर बंध कौन सा होगा, सह संयोजक बंध। जैसे H2, तो यहाँ H और H दो, यहाँ देखो H और O इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ H आ रहा है, O आ रहा है। यहाँ देखिए CH और Cl, CH और Cl तीनों आ रहे हैं। तो ये सभी अगर जिस यौगिक के अंदर इनमें से कोई भी या एक से ज़्यादा तत्व उपस्थित हैं, तो अपने आप समझ जाओ वो कौन सा यौगिक होगा, सह संयोजक यौगिक। उसके अंदर आबंध होगा, बंध का प्रकार होगा सह संयोजक बंध। अब ये किस तरह से बनते हैं, कैसे, देखिए। सबसे जो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है, और जो एक NH3 ले लो, 1 2 3 और ले लो, इनको ले लो भले 4 5, ठीक है, और ले लो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, CO2, बहुत सारे हैं, CH2, काफ़ी हैं। तो आप तो केवल एक जनरल आइडिया के थ्रू मैं आप बताना चाह रहा हूँ किस तरह से क्या होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ से लेते CH4, इसको देखते हैं, या फिर यहाँ से कैसे भी ले लीजिए CH4। अब ये कैसे बनेगा, देखिए CH4, इसकी संरचना देखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं पहले, फिर उसके बाद संरचना सूत्र देखेंगे। CH4
सबसे पहले केंद्रीय परमाणु जो सामान्यतः जो कम होता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। CH4 में से C कम संख्या में है कि H कम संख्या में है? तो C कम संख्या में है, C कम है तो इसलिए केंद्रीय परमाणु होगा, ये बीच में आएगा। H ज़्यादा है तो चारों कोनों पे लगा दो, 1 2 3 4, सब जानते हैं। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको मालूम है, लुईस बिंदु संरचना। कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चारों लगा दो, 1 2 3 4 लगा दिया। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में? 1 होता है। तो वो 1 को ऐसा नहीं है यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो यहाँ नहीं, उधर ही साइड लगाना जिधर कार्बन साझा करना चाह रहा है। तो कितना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लगा देगा, या तो ऐसे लगाइए क्रॉस लगाइए, बात एक ही है। उधर से इधर से इधर से, यानी इस हाइड्रोजन का 1 यहाँ लग गया, इस हाइड्रोजन का लग गया 1, इसका ये लग गया, इसका ये। दोनों के मध्य कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? दोनों के मध्य हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। देखो यानी हाइड्रोजन का द्विलक पूर्ण हो गया। हाइड्रोजन अपना द्विक विन्यास बना लेता है। हाइड्रोजन अपनी संरचना को अपनी निकटतम अक्रिय गैस जिसे हीलियम कहते हैं उसके समान करता है, और अन्य जो तत्व होते हैं वो अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन देखिए, कार्बन देखिए 2 4 6 8 कार्बन के हो गए चारों तरफ, कुल मिला के 8 कार्बन का अष्टक पूर्ण। अब ये तो हुई हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इसी संरचना को यदि हम संरचना सूत्र में बदलना चाहें, ये तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, संरचना सूत्र में बदलना चाहें तो यहीं से दो बना लो H। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको आधा कर दो, यानी कितना हुआ 1, तो 1 ही डंडा लगा दो। डंडा का मतलब बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ऐसे नहीं समझे तो 1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो 1 लगा दिया बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ पर भी 1, नीचे भी 1 और ऊपर भी 1। अब चलो NH3 पे चलते हैं। NH3 अमोनिया का बना के देखते हैं। अमोनिया में केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि संख्या में क्या है, कम। हालांकि और तरीके होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व को रखते हैं, लेकिन वो अभी आपके लेवल का नहीं है। आप समझिए नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम होना चाहिए। किस तरह होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, लास्ट में आ गया 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे जमाएं? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन जमा दिए। शादी कौन करता है? केवल वही करता है जो अकेला पड़ा होता है। इसका मतलब ये अकेले वाले ही बंद बनाएंगे, ये वाला तो खाली पड़ा रहेगा, बंद बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये वाला, ये क्या हुआ, ये बनाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो तीनों हाइड्रोजन को तीनों साइड लगा लो, 1 इधर 1 इधर 1 इधर, लगा लिया। तो हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1, तो 1 यहाँ से लग जाएगा, वो अपना 1 इधर लगाएगा। होता है इसके पास 1 है तो ऐसा नहीं ऊपर लगा दो, नहीं इधर लगा दो, नहीं इधर लगा दो, नहीं लगाएगा उधर की साइड ही जिधर उसके सामने कोई दूसरा तत्व या परमाणु उपस्थित होगा। हाइड्रोजन ये वाला यहाँ लगाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का यहाँ क्या पूर्ण हो गया? द्विलक। यहाँ क्या है? द्विलक। यहाँ क्या है? द्विलक। नाइट्रोजन का देखो 2 4 6 और 2 8, अष्टक पूर्ण हो गया नाइट्रोजन का। तो देखिए, हाँ एक चीज़ थोड़ी सी सुनो, वो वहाँ हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा चक्कर पड़ गया था। वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। वो इंग्लिश में ये जो अकेला पड़ा रह गया, जिन्होंने बंद बनाने में भाग नहीं लिया, इन दोनों तो, ये दोनों तो बंद बनाएंगे। देखो कैसे, H H ये आपस में मिलके कितना बंद बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। फिर N यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, फिर H यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर ये अकेले रह जाएंगे, बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे। जो बंद बनाने में भाग नहीं लेता उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
लोन पेयर। ये थोड़ी वहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी, वो देख लेना आप। ये अकेले रह गए, इनको बोलते हैं लोन पेयर, और जो बंद बनाने में जिन्होंने भाग लिया और उन्हें बोलेंगे बॉन्ड पेयर। वो वहाँ अयुग्मित और अयुग्मित और युग्मित वाले में थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ हो गया था, उसको आप देख लेना एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका और प्रैक्टिस आपको करनी है अन्य तत्वों की, अन्य जो यौगिक हैं उनको बना के आप खुद देखेंगे। ये आपका होमवर्क भी है एक तरह का, तो आपको खुद को घर पे प्रैक्टिस करनी है, और नहीं तो कल मैं आपको इनमें से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।